बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, अवधेश कुमार जी, समीर चौगांवकर साहब। बात जरा करते हैं हरियाणा के इलेक्शन की। हरियाणा के इलेक्शन में बुलडोजर आ गया, लेकिन नॉमिनेशन किसी भाजपा के नेता का नहीं था, कांग्रेस के प्रत्याशी का था। और प्रत्याशी भी कौन? विनेश फोगाट, ओलंपियन हमारी, जो अब चुनाव लड़ रही हैं जुलाना से। बीजेपी के योगेश बैरागी, कैप्टन योगेश बैरागी से उनका मुकाबला होने जा रहा है। और आज जब वो अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए गई तो उनके ऊपर बुलडोजर पर खड़े होकर लोगों ने फूलों की बरसात की। ये तस्वीर आप जरा देखिए जी। देखिए, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुलडोजर बोला था योगी जी वाला कि ले आओ यहाँ। अभी देखिए हिमाचल में सब कह रहे हैं बुलडोजर ले आओ, मस्जिद तोड़ो। क्या तस्वीर है। अभी देखिए, नेता को अपने ऊपर फूल डालने के लिए भी अगर स्ट्रांग दिखना है तो बुलडोजर लेकर आना पड़ेगा। तो जो योगी जी ने कहा था ना, भैया बुलडोजर मतलब दिल दिमाग दोनों थोड़ा स्ट्रांग चाहिए, तो अब तो कांग्रेस भी फॉलो कर रही है। लेकिन आज नॉमिनेशन हो गया और चुनाव देखिए कैसा होता है। विनेश फोगाट अपने कुछ बयानों को लेकर के जरूर वो चर्चा में आ गई हैं। पहले तो जो उन्होंने कहा था कि भाई सरकार से हमारी लड़ाई जारी रहेगी, हमारा जो मुकदमा अदालत के अंदर चल रहा है, जो उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर आरोप लगा रखे हैं सेक्सुअल मिसकंडक्ट के। उसके अलावा अब जो पेरिस में उनके साथ हुआ ओलंपिक में, कैसे 100 ग्राम ज्यादा उनके बाउट से पहले, कुश्ती से पहले 100 ग्राम ज्यादा वजन निकल गया और वो डिस्क्वालीफाई हो गई। वरना उनको सिल्वर मेडल तो कम से कम मिलना था, वो फाइनल में जा चुकी थी। लेकिन उसके बाद बिल्कुल हाईएस्ट जो कोर्ट होता है स्पोर्ट्स के मामलों का दुनिया का, वहां तक मामला गया, वहां मामला खारिज हो गया, तो वो उनको कोई मेडल नहीं मिला। तब तक आपको याद होगा सब लोग विनेश फोगाट के समर्थन में थे कि भाई भारत की बेटी, भारत की खिलाड़ी, और न्याय मिलना चाहिए, सिल्वर मेडल कम से कम उनको मिलना चाहिए। मेडल नहीं मिला वो अलग बात है, टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर। अब जो बात उन्होंने कहा कि ये तो विनेश फोगाट का मेडल था, इसीलिए सरकार ने मेरा साथ नहीं दिया। यानी वो कह रही हैं भारत सरकार और भारत सरकार के जितने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये सभी संगठनों ने मेरा साथ नहीं दिया। मैंने वो लड़ाई अकेले लड़ी, क्योंकि ये विनेश फोगाट का मेडल मान रहे थे, वो ये भारत का मेडल नहीं मान रहे थे। अगर भारत का मेडल मानते तो मेरे पीछे बहुत सारे लोग खड़े होते और वो लड़ाई हम दूसरे तरीके से लड़ रहे होते दुनिया में जाकर के, और मेडल भारत आता। इसको लेकर के और तो कौन इसका खंडन करेगा। मैंने बहुत सारे पत्रकारों को सुना, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को, जो पेरिस कप में कवर कर रहे थे, उनका कहना है कि यह बात तथ्यात्मक रूप से गलत है। उनकी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सबसे पहले तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात करनी चाहिए। वो पीटी उषा उसकी अध्यक्ष हैं, उनके लिए भी एक बयान दिया उन्होंने। हाँ, पीटी उषा के लिए वो कि तस्वीर खिंचाकर चली गई थी। पीटी उषा उनके साथ थी वहां पर। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो वकील उन्होंने चुना था वो विनेश फोगाट ने पर्सनली चुना था। भारत सरकार ने या और संगठनों ने अपनी तरफ से वकील दिया। हरीश साल्वे लड़े थे उनका मुकदमा, भारत के सबसे महंगे वकील थे, वो भी लड़े थे। लेकिन विनेश फोगाट ने इसमें औरों को इन्वॉल्व नहीं किया, ऐसा मामले को जानने वाले लोग कहते हैं। तो उनका यह आरोप जो है, फिलहाल इसका कई जगहों से खंडन आ रहा है। एक फर्क देखिए ना, अभी तक जो विनेश फोगाट ने बोला ओलंपिक की लड़ाई के लिए जो तकलीफ थी, सारा देश भी उनके साथ था और वो जो बात बोली। लेकिन अब विनेश फोगाट कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, तो उनके सब बयानों को आप उस नजरिए से अब कांग्रेस उम्मीदवार, कांग्रेस नेता की तरह से देखना चाहिए। और वो जो बोल रहे हैं उसके अपने रिपरकशंस होंगे। पहले जो वो बोल रही थी, ये सारी बात तो वो पहले भी बोल सकती थी ना, कभी नहीं बोली। हाँ, ये सारी बात जो उन्होंने मैंने सुना, उन्होंने कहा कि पीटी उषा केवल फोटो खिंचाने के लिए वहां आ गई थी, भारत सरकार का नहीं, ये विनेश का ये है मेडल है। तो ये सारी बातें, तो वो तकलीफ तो पहले भी थी उनको, जो भी तकलीफ थी वो आज से ज़्यादा ही रही होगी, अब तो कम होती जाती है वक्त के साथ, तो उस समय चर्चा करनी चाहिए। लेकिन मैं इसको इसलिए गंभीरता से नहीं लेता कि अब विनेश फोगाट को कांग्रेस के उम्मीदवार या कांग्रेस के नेता के तौर पर देखना चाहिए और उनके बयानों को भी उसी रेफरेंस में लेना चाहिए। लेकिन लोगों के मन में तो वो छवि इतनी जल्दी तो जाएगी नहीं ना भाई। आफ्टर ऑल वो बयानों के रेफरेंस की बात कर रहा हूँ। देखिए, मुझे लगता है कि इसमें एक जो हिस्सा है विजय जी का, वो एकदम दुरुस्त है कि अब उनको देखना चाहिए कांग्रेस के नेता के तौर पर। लेकिन इसका एक दूसरा हिस्सा है, और वो है किसी व्यक्ति के मूल चरित्र का, मूल व्यवहार का, कैसे वो पलता बढ़ता है, कैसे वो तैयार होता है, और जब वो बोलता है तो उसको हम कैसे देखेंगे। अगर वो राजनीतिक लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई भी आरोप लगाएं, नरेंद्र मोदी पर लगाएं, खट्टर जी पर लगाएं, सैनी पर लगाएं, अपने जो प्रतिद्वंदी है बैरागी उसके ऊपर लगाएं, तो वो उनके कांग्रेस नेता के तौर पर उसको हम बहुत सीरियस नहीं लेंगे, उसमें बहुत सी चर्चाएं होंगी। लेकिन जब एक ओलंपियन के तौर पर विनेश फोगाट ये सब कह रही हैं,
तो मेरा ये मानना है, ये मेरी निजी समझ जो बनती है कि आप पहलवान बेटियों की लड़ाई को कमजोर कर रही हैं, संदेह के दायरे में डाल रही हैं। क्योंकि अगर आज आप ये कह रही हैं कि पीटी उषा जैसी, मतलब हमने तो एक ही उड़न परी तो वही थी, ठीक है, कुछ सेकंड से चूक गई थी, वरना वो भी होती। अब तब तो इतना हंगामा भी नहीं हुआ था। आज जो 100 ग्राम होने पे हो गया, 0.00 से वो गई थी पीटी उषा जो है, तो आज वो उड़न परी, उसके बारे में आप ये बात कह रही हैं। उसको जंतर मंतर पे आप लोगों ने अपमानित किया, वो ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष। और पीटी उषा से कोई ये कह दे कि वो जाएगी, वो फोटो खिंचा के चली आएगी, वो उसी दौर से गुजरी है, उसी तरह की पीड़ा से गुजरी है। ये विनेश फोगाट का निजी जीवन व्यवहार, निजी चरित्र बहुत हल्का हो रहा है, ये दिखाता। और मैं ये चाहता हूं, मतलब मेरी ये निजी अपील है, कोई मानेगा नहीं क्योंकि अब तो नेता भी हुए, उन्हें इससे बचना चाहिए। आप राजनीतिक लड़ाई लड़िए, भाजपा को रोज गाली दीजिए। उन्होंने तो ये भी कहा कि जब मैं, क्योंकि वो विशुद्ध झूठ है, जब मैं डिस्क्वालीफाई हो गई तो आगे क्या करना है ये भी मुझे किसी ने नहीं बताया, मेरी एसोसिएशन ने भी नहीं मुझे बताया, ओलंपिक एसोसिएशन ने नहीं बताया मुझे, तो वहां के किसी इंटरनेशनल खिलाड़ी ने मुझे कहा कि अरे तुम उस कोर्ट में जाओ ना। देखिए, मुझे लगता है कि अगर इसका जो बयान आया है फोगाट का, विनेश फोगाट का, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप अब एक नेता बन गए हो, लेकिन आपका एक बहुत गरिमापूर्ण कैरियर रहा है। आप ओलंपिक में गए, पूरी देश की जनता आपके साथ थी, प्रधानमंत्री मोदी ने आपके बारे में ट्वीट किया, प्रधानमंत्री मोदी ने पीटी उषा से कहा कि जितने भी उपलब्ध विकल्प है वो सारे आप आजमाइए, और विनेश फोगाट अगर फाइनल लड़े तो उसके जितने संभव हो सकता है प्रयास कीजिए। पूरा देश आपके साथ था, सरकार ने सारी उसमें कोशिश की, और जब आपको लगा कि अब आप राजनीति में आ चुके हो तो अब चुनाव जीतने के लिए आप सीधे सीधे अपने उस इतिहास का इस्तेमाल कर रहे हो, अपने बीते हुए समय का इस्तेमाल अपने राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हो। मुझे लग रहा है ये ठीक नहीं है, लेकिन ये होता है राजनीति के अंदर। आप कोई खिलाड़ी राजनीति में आता है तो अपने इसका करता है, कोई किसी पार्टी का, एक राजनीतिक दल का कोई किसी लंबे समय तक किसी राजनीति में पार्टी में बिताता है, वो जब दूसरे दल में जाता है तो अपनी पार्टी के बारे में भी लेके कहता है। मैं वीके सिंह का भी आपको याद दिलाता हूँ, वीके सिंह तो सेना प्रमुख रहे हैं, गाजियाबाद में 2014 का चुनाव लड़े थे, तो उन्होंने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया था कि सेना के अधिग्रहण को लेकर और सेना के किसी बात को लेकर उन्होंने एक बहुत आपत्तिजनक बयान दे दिया था। तब सेना को कहना पड़ा था कि वो अब भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है, अब उनके बयान को आप सेना के बयान के रूप में मत देखिए। तो होता है, आदमी जिस कैरियर में लंबा समय गुजारता है तो उसको अपने वर्तमान कैरियर से जोड़कर उसके सहानुभूति लेने की कोशिश करता है कि मुझे इसका राजनीतिक लाभ मिले, वो राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश है, इसमें सच्चाई रंच बात भी नहीं है। अब जरा कश्मीर के इलेक्शन की मैं आपसे बात करता हूं। जेल में बंद हैं सांसद इंजीनियर राशिद। इंजीनियर राशिद को जमानत मिल गई जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में प्रचार करने के लिए, दिल्ली की अदालत ने उनको दी है ये जमानत। अब आप 2 अक्टूबर तक की बेल है उनके पास, रेगुलर बेल की उनकी सुनवाई जारी है। आज जमानत पर राशिद इंजीनियर बाहर आ जाएंगे। राशिद इंजीनियर को जेल हुई क्यों, ये आपको जानना चाहिए। एनआईए का मुकदमा है इनके ऊपर, और एनआईए ने क्या मुकदमा लगाया है? राशिद यूज्ड वेरियस पब्लिक प्लेटफॉर्म्स टू प्रोपेगेट द आइडियोलॉजी ऑफ सेपरेटिज्म एंड सेसेशनिज्म। अलगाववाद के सारी विचारधारा को इन्होंने प्रेरित किया। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि इनका जुड़ाव अन्य विभिन्न टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ था, टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व है। टेरर फंडिंग इन्होंने की थी। यूनाइटेड जिहाद काउंसिल जो पीओके के अंदर है, उसको ये लेजिटिमाइज करना चाहते थे। जो एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप है उन सबको लेजिटिमाइज करना चाहते थे। वो आपका सांसद बन गया था, अब वो प्रचार भी कर रहा है। ये जो कुछ राशिद इंजीनियर कर रहे थे ना, पहले हमारे देश में उसको बहुत ही वैचारिक वैधानिक सपोर्ट था। आज चूंकि एक राष्ट्रवाद का एक गरिमामय भाव पैदा हुआ है, तो हमको आपको लगता है अभी जो है, यासीन मलिक तो हीरो होता था ना, यहाँ मीडिया में आने के बाद इंटरव्यू देता था, बीबीसी में इंटरव्यू देता था, नेताओं से मिलता था कि वो तो एक स्वतंत्रता संघर्ष सेनानी है, आज के युग का एक हीरो है। तो राशिद इंजीनियर भी उसी में है। लेकिन जब व्यवस्था बदली, इस समय आप जानते हैं कि वहाँ के बड़े बड़े नेता और जो पहले आवाज़ होते थे कश्मीर की, देश के बाहर जाके बोलते थे, उनकी एक हैसियत थी, वो सब आतंकवाद के वित्त पोषण के मामले में डायरेक्ट आतंकवादी न होते। हालांकि यासीन मलिक पर या बिट्टा कराटे पर तो सीधा आरोप है, तो वो सारे उसी में बंद है। ये बड़े बड़े टेररिस्ट के आरोप में बंद हैं। लेकिन अब कोर्ट इस समय चल रही है, कोर्ट अब बीजेपी का मिली भगत है नहीं भगत है अलग बात है, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दिया है तो अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव प्रचार के लिए टेरर फंडिंग में शामिल आदमी को जमानत हो जाएगी। भाई आप समझिए कि टेरर फंडिंग उस पर साबित नहीं हुआ है। साबित तो कुछ भी नहीं होता है। तो लेकिन कहीं तो आप लाइन ड्रॉ करेंगे ना। वही बात कर सुनिए, मैं ये कह रहा हूं
कि ये जो एक मतलब यही आ रहा है कि इस समय कश्मीर के चुनाव में क्या हो रहा है, हमारी जुडिशियरी भी किस दिशा में सोच रही है, जो इसके विरुद्ध में वकील पेश हुए थे उन्होंने क्या तर्क दिया था, ये सब उसमें मायने रखता है कि इन्होंने कहा होगा कि भाई इनका होगा कि हम चुनाव प्रचार करने जाते हैं, हमारे कैंडिडेट खड़े हैं, और उसका उस रूप में अगर विरोध नहीं होगा कोर्ट में तो ये तो जाएगा। सर मैं एक लाइन में जोड़ देता हूं सर, एक लाइन में कि मुझे लगता है कि जो बेल हुए के खिलाफ राष्ट्रपति को दखल देना चाहिए, राष्ट्रपति को तत्काल इसकी बेल को रोक देना चाहिए। इतने बड़े आतंकवादी हाईकोर्ट में जाए, हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ने दे दी ना, हाईकोर्ट कुछ नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट बेल दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया इस बेल को। तथ्यों से थोड़ा इतर जा रहे हैं, इसीलिए कभी भी सर्वोच्च न्यायालय का कोई निर्णय जब आता है, आपको रोक रहा हूं मैं, शिमला में फिर एक बार हंगामा शुरू हो गया, फिर लाठी चल रही है वहां पर। शिमला में मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर के देखिए लोग वहां जुटे हुए थे, अब पुलिस ने लाठी चला करके सड़क खाली करा ली, लोगों को वहां से हटा दिया गया है। ये जो आप रोड देख रहे हैं, जो बैरिकेड देख रहे हैं, बैरिकेड तक हजारों लोगों की भीड़ यहां पर अब से थोड़ी देर पहले तक, घंटा भर पहले तक जो है वो थी। अब पुलिस ने वहां पर थोड़ा बल प्रयोग किया और उसके बाद लाठी चला करके लोगों को यहां से हटाया। अब दोबारा कहीं ये भीड़ यहां इकट्ठा ना हो जाए, ये पुलिस को जरूर देखना पड़ेगा, वरना स्थिति और अनियंत्रित होगी। अब ये तो पुलिस का काम है, पुलिस इस तरीके से तो सड़क पर ये आलम बरकरार नहीं दे सकती थी। असली चीज तो ये है कि अगर समस्या की जो जड़ है वो बनी रहेगी तो आप कितनी बार और कब तक इसको हटा लेंगे। और जब सरकार में मुख्यमंत्री से लेकर जितने मंत्री हैं उनके अलग अलग स्वर दिख रहे हैं और साफ साफ दिख रहा है कि ये जो मस्जिद बनी है इसमें 2.5 मंजिला अवैध बना हुआ है, तो जाहिर है आज एक बार आप हटा देंगे, आज एक बार रोक, और ऐसे ही आंदोलन कई बार जो शांतिपूर्ण होता है वो उग्र होने की ओर बढ़ता है। ऐसे ही कभी समाज में जो स्थिति बेहतर रहती है, ये जो लोग आए हैं वो शांति से अपनी बात कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि सरकार टालमटोल कर रही, इनको लग रहा है कि कानून व्यवस्था की स्थिति वहां खराब है, इनको लग रहा है कि हमारा शिमला जो इतना सुंदर एक बेहतर शिमला था वहां कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो रही, और सरकार क्या कह रही, टाल दो, चलो फिर आज हटा दो, फिर थोड़ा आगे चले जाएंगे। नोटिस पर और टाल कर अगर ये चलती रहेगी तो आज एक बार हट जा रहा है, कल को स्थिति खराब हो सकती है, सामाजिक तौर पर विद्वेष बढ़ सकता है, इसको सरकार को सोचना। विवाद का फैसला तो करना ही पड़ेगा। सर ऐसा है, इससे ज्यादा उग्र होगा ना, अगली बार जब लोग आएंगे तो ज्यादा ताकत के जहां साथ। अन्याय है, जहां निर्माण है वो तो सुरक्षित रहेगा, लेकिन जो विरोध करने आए हैं उसके विरुद्ध बल प्रयोग होगा। ये दोनों के गुणात्मक अंतर को देखिए ना। अगर वहां एक लाउड स्पीकर भी लगा के कांग्रेस के नेता आ जाते, मंत्री आ जाते, प्रशासनिक अधिकारी होते, नगर निगम का आयुक्त आता वहां और लोगों के सामने अपनी बात रखता कि हम ऐसे ऐसे कार्रवाई कर रहे हैं, आप लोग वापस जाइए, एक बातचीत होती, उस तरीके से इनको वापस किया जा सकता है। पुलिस के हाथों जब हर चीज को निपटने का सोचेंगे तो पुलिस की भूमिका एक ही होती है कि हमारी लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं हो, उसके लिए वो किसी सीमा तक जा सकती है। तो अगर सुक्खू सरकार इतनी बड़ी समस्या को, जिसको लेके पूरे हिमाचल प्रदेश में एक हलचल है, असंतोष है, उसको अगर पुलिस से निपटने का रवैया अपनाती है तो फिर तो ये आगे बढ़ेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। हो सकता है देश से लोग वहां विरोध प्रदर्शन पहुंचे, इस समय का माहौल ऐसा नहीं है, लोग जाएंगे उसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। सरकार का ये मैं कहूंगा कि निहायत ही नासमझ भरी कदम है। मैं ज्यादा करे शब्द का इस्तेमाल नहीं करता हूं, चोट लगी, ये हिंसा चोट लग रही है, मार पुलिस यही करती है। अगर आप पुलिस को सौंपेंगे कि इसको संभालो केवल, तो यही होता। एक विजय जी पहले कहते मुख्यमंत्री आते, मुख्यमंत्री छोड़ो, नगर निगम का आयुक्त वहां आ जाता, एक मंत्री आते, हुआ क्या सर, कलेक्टर पुनीत परिंजा हमारे और जुड़ रहे हैं हमारे साथ लाइव, हमारे सहयोगी। पुनीत बताइए, भीड़ को हटा दिया वहां पुलिस ने? जी नहीं, बिल्कुल अभी तक भीड़ जो है वो बदस्तूर वहीं पर ही खड़ी हुई है, और यहाँ पर पहले जो प्रदर्शन था वो एक तरफ प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन अब दूसरी तरफ भी प्रदर्शन जो है वो शुरू हो चुका है। वहाँ पर भी अब भारी संख्या में लोग जो है, स्थानीय लोग यहाँ को इकट्ठा हो गए हैं। पहले जो प्रदर्शन चल रहा था वो टनल के पास था, लेकिन संजौली चौक जो कि शिमला के बिल्कुल सटा हुआ है, वहाँ पर भी प्रदर्शन शुरू हो चुका है, लगातार हुटिंग वहाँ पर भी हो रही है। जी, हम कुछ तस्वीरें देख रहे हैं कि पुलिस को कुछ लाठी चलानी पड़ी, लोग में भगदड़ मची, ऐसा भी बीच में दिखाई दिया कुछ आपको? बिल्कुल बिल्कुल, ये संजौली वाला ही चौक है जहाँ पर हल्का लाठीचार्ज हुआ था। वहाँ पर एक तो बैरिकेड के सारे लोगों को पीछे धकेला जा रहा है,
वो जो इलाका है वो ढली टनल के पास का है, जो बिल्कुल मस्जिद के पास पहुंच चुके थे। और दूसरे जो ग्रुप है वो लोगों का, जो स्थानीय लोग हैं, वो संजौली चौक के पास पहुंच चुके हैं और वहां पर भी लगातार इसी तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी वहां पर की जा रही है और उनको भी हटाने की कोशिश जो है वो पुलिस कर रही है। यहाँ पे हल्का लाठीचार्ज हुआ, लेकिन जैसे ही लोग पुलिस प्रशासन को लगा कि इससे मामला बिगड़ सकता है तो फिलहाल नारेबाजी यहाँ पर चल रही है और लाठीचार्ज जो है अभी फिलहाल रोक दिया गया है। मतलब लोग हटने के लिए तैयार नहीं है किसी सूरत में। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल लोग यहाँ से 1 इंच भी हटने के लिए तैयार नहीं है। जो वहां पर भी पीछे लोग उनको हटाया जा रहा था, एक स्ट्रेटेजी के तहत उनको हटाया जा रहा था, लेकिन वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। और अब संजौली चौक पर भी लोग इकट्ठा हो गए हैं और यहाँ पे भी लोग लगातार जो है ये वहीं पर डटे हुए हैं। लाठीचार्ज हुआ, थोड़ा तो पीछे हुए, लेकिन फिर वापस वहीं पर आ गए। और एक और चीज है यहाँ पे सौरभ इस बार देखने को मिली कि सरकार को अगर पता था कि इतना बड़ा प्रदर्शन होने वाला है, लेकिन स्कूलों में छुट्टियां नहीं की गई। खासकर जो छोटे बच्चे थे वो फंसे हुए हैं, वो भीड़ के बीच में कहीं ना कहीं उनको दिक्कत आ रही है। ये भी एक बड़ा फिल्म देखने को मिल रहा है। और आप बता रहे हैं कि अब पहले एक तरफ प्रदर्शन था, अब दूसरी ओर भी बैरिकेड के लोग आ गए। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, दूसरी तरफ भी प्रदर्शन जो है वो शुरू हो चुका है। वहां पे भी लगातार नारेबाजी की जा रही है और यहाँ पर भी तो उस तरफ जो प्रदर्शन चल रहा था वो तो अभी थमला भी नहीं था कि अब दूसरी तरफ से स्थानीय लोग जो है वो भी सड़क पर उतर आए। तो ये आप हालात देख रहे हैं शिमला के संजौली का इलाका है, जहाँ एक मस्जिद को लेकर के विवाद है। लोगों की मांग है कि मस्जिद में जो भी अवैध निर्माण हुआ है उसको तुरंत गिराया जाए और बाहरी लोगों को चिन्हित किया जाए, उन्हें यहाँ से बाहर किया जाए। इसको लेकर के आज कुछ संगठनों ने प्रदर्शन का कॉल दिया था, लेकिन उसमें स्थानीय लोग बड़ी तादाद में आ गए। कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोट लगी है इस टकराव में। पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, लाठी चलानी पड़ी, लेकिन लोग डटे हुए हैं, पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। थोड़ी देर के लिए जरूर जब हल्का बल प्रयोग हुआ तो पीछे गए थे, लेकिन जैसा पुनीत बता रहे हैं कि अब एक तरफ नहीं, बैरिकेड के दोनों तरफ से लोग वहां पर जुटना शुरू हो गए। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सौहार्द नहीं बिगड़ना चाहिए, कानून व्यवस्था खराब नहीं होनी चाहिए, मामला अदालत के सामने है, जो भी निर्णय होगा उसका पालन सरकार करेगी। लेकिन लोगों का कहना है कि अब हमें और इंतजार नहीं चाहिए और तारीख नहीं चाहिए अदालतों से जल्द इस फैसले का निपटारा होना चाहिए। अब देखिए प्रशासन इसमें आगे क्या करता है, सरकार इस विषय में आगे क्या करती है। एक खबर और मैं आपको दिखा देता हूं। उत्तर प्रदेश में बड़ी चर्चा थी कि अपर्णा यादव जो कि मुलायम सिंह यादव की बहू हैं, वो नाराज हो गई हैं भारतीय जनता पार्टी से। 2022 के चुनाव से पहले बीजेपी में आई थी, चुनाव लड़ी भी थी, हार गई थी। उसके बाद अब ये तस्वीर आई, वो अपने पति प्रतीक यादव के साथ मुलाकात करने के लिए योगी आदित्यनाथ के पास गई हैं। प्रतीक यादव अखिलेश यादव के सौतेले भाई हैं। इस मुलाकात के बाद खबर यह है कि अपर्णा यादव जो हैं उनकी नाराजगी दूर हो गई है। उनको महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया था और 2 उपाध्यक्ष थे, 2 में से वो एक थी। वो इस पद को अपने स्टेचर के लिए नहीं मान रही थी कि उचित है और उन्होंने अभी तक पदभार स्वीकार नहीं किया था। अब जानकारी ऐसी आ रही है कि वो जाकर के उन्होंने अपना पदभार संभाल लिया योगी जी से मुलाकात करने के बाद। क्या कहा है उन्होंने, सुनिए। शुरुआत में बात आ रही थी कि नाराजगी है अपर्णा जी, दिल्ली गई, राष्ट्रीय नेतृत्व से मुलाकात हुई, योगी जी से मुलाकात हुई, अब प्रतीक जी के साथ वहाँ मौजूद थी, क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं संगठन का, प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं यही बोलूँगी कि अपने परिवार में मैं भारतीय जनता परिवार का, पार्टी का हिस्सा हूँ और क्योंकि मेरे मुख से निकला भारतीय जनता परिवार, तो परिवार में अपने लोगों से बात करना कोई गुनाह तो है नहीं और अपनी बात रखने में कोई बुराई भी नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई नाराज़गी है। मैं निस्वार्थ भाव से आई हूँ पार्टी में, पार्टी का काम करने के लिए आई हूँ और आयोग की बहुत सारी प्रतिबद्धताएं हैं, एक लीगल फ्रेमवर्क है, उसको समझना है मुझे, अपनी टीम के साथ अच्छा परफॉर्मेंस करना है। इसमें अच्छी बात यह है कि कोई लिपापोती वाली बात नहीं की अपर्णा यादव ने, साफ साफ कह दिया कि मैंने अपनी बात रख दी थी अपने संगठन के लोगों के सामने। देखिए 2 बातें हैं। एक तो ये कि अपर्णा यादव को इसलिए नहीं ले आए कि वो कोई मास लीडर थी, कोई बड़ा हो, उनके पीछे कोई जनसमूह था, कोई जाति नेता थे। उनको लाए इसलिए क्योंकि वो मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू हैं। तो आप अगर उसी लिए लाए हैं तो आपको वो बरकरार रखना चाहिए और मैंने इसको कहा भी था, फिर से दोहरा रहा हूं कि सम्मान रखना चाहिए। ये घटना और एक कन्हैया मित्तल वाली घटना, हाँ, इसको दोनों को जरा ध्यान से देखिए। वैसे तो जब वो टिकट के लिए नाराज हुए तो मुझे लगा ऐसे आदमी का अच्छा है चला ही जाना, कि एक गाना गाए और उसके बाद कहे हमको टिकट दे दो।
तो उस वक्त तो 2 दर्जन गानों को तो मोदी जी ने ही बढ़ाया, वो गाना न गाते राम को लाए हैं, तो जानता कौन कन्हैया मित्तल को। लेकिन इनके पीछे की एक बात है, और जो बात लगातार अवधेश जी भी कहते रहे, हम लोग इसको बार बार चुनाव के समय चर्चा में कहते रहे, कि क्या कोई मैकेनिज्म है कि कोई नाराज हो जाए तो उसके कांधे पे कोई हाथ रखने वाला हो, कोई फोन करके पूछ ले कि भाई तुम नाराज काहे हो। और कई बार ऐसा होता है कि अगर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व किसी नाराज व्यक्ति से बात कर ले तो बात बन जाती है। जो जानकारी है, ये तो एक चित्र दिख रहा है, अमित शाह से भी मिली है ये, और अगर पार्टी के बड़े नेता मिलकर कह देते हैं कि भाई ठीक है तुम काम करो, तुमको लगता है कि और बड़ा होना चाहिए, कल को देखेंगे और बड़ा होगा, या नहीं भी हो रहा है तो तुम ये काम करो, देखो वो भी तो नहीं कर रहे, तो लोग मान जाते हैं। अगर किसी पार्टी में बातचीत का, संवाद का, कम्युनिकेशन का चैनल शुरू हो रहा है तो उसके लिहाज से ये एक सुखद खबर। सर एक लाइन जोड़ दूं उसमें, प्रतीक यादव के साथ मिलने गई थी, अभी उन्होंने कहा कि भारतीय जनता परिवार के साथ है, तो भारतीय जनता परिवार के नेता के साथ नहीं गई थी, वो अपने परिवार के साथ प्रतीक से मिलने गई थी। और हो सकता है बैठक में उन्होंने ये कहा होगा कि ठीक है आपने मुझे जो भी छोटी मोटी पोस्ट दी मैं स्वीकार कर लेती हूँ, इनका ध्यान रखना, ये बड़े व्यवसायी हैं। प्रतीक तो वैसा ही है, योगी जी ने कहा होगा कि ठीक है आपको तो जो मिला मैं प्रतीक का भी ध्यान रखूंगा, तो बाहर आकर उन्होंने कहा ठीक है कि मैं परिवार के सदस्य हूँ और मैं परिवार के लिए काम करूंगी। ठीक है सर, एक खबर, समय खत्म हो गया लेकिन मैं एक कमेंट तो जरूर लूंगा इस पर अवधेश जी आपका। ये जो बंगाल के अंदर जूनियर डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, 1 महीने से ऊपर हो गया है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अगर 5 बजे तक की डेडलाइन दी थी, काम ज्वाइन कीजिए। एक प्रेस रिलीज निकाला गया कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने नबन्ना में जो सचिवालय है वहां पर मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए 10 लोगों को बुलाया है, कोई नहीं गया उसमें। और उन्होंने उसके बाद जो जूनियर डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो और गंभीर, ये सरकार हमारी बात नहीं सुन रही, ये सरकार जवाबदेही अपनी तय नहीं कर रही है, जो भी प्रशासन में लोग हैं उनकी, और कपिल सिब्बल को वहां लगाया सुप्रीम कोर्ट में बहस करने के लिए अपने बचाव में, वो गलत तथ्य रख रहे हैं, वो हमें बदनाम कर रहे हैं। कपिल सिब्बल तो उस पीड़िता के साथ खड़ा होने के लिए 22 वकील नहीं ना है, वो तो पहले दिन से हम लोग कर रहे हैं कि भाई वो तो सरकार के एक्शन को डिफेंड करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए, पुलिस के एक्शन को डिफेंड जस्टिफाई करने के लिए वहां खड़े हैं, वो बात तो सही है। लेकिन मेरा अपना इसमें देखिए 2 पहलू है इसका। पहला तो यह है कि डॉक्टरों को विरोध करना है, एक काला बैच लगाए और डेली एक बार नारा लगाएं और सब जगह जाके काम करें, मरीजों के, सामान्य मरीजों के जीवन का प्रश्न होता है। दूसरा जो इसका मुख्य पहलू है कि इसमें डॉक्टर की सुरक्षा का पार्ट है ही नहीं है मामला। उस लड़की की सुरक्षा डॉक्टरों के बीच भंग हुई है, उस लड़की के केस को डॉक्टरों ने खत्म करने की साजिश करके परिवार को सूचना देने वाले के खिलाफ भी तो कार्रवाई चाह रहे हैं, नहीं, प्रिंसिपल के खिलाफ हो, हमेशा वही हमेशा जो है उसमें डॉक्टर दोषी है। अगर उस समय वहां का डॉक्टर चाहे प्रिंसिपल था वो भी डॉक्टर है, उसने जिन लोगों को कहा कि इस परिवार से जाओ वो भी डॉक्टर है, परिवार से बात करो, जिसने फोन किया वो भी डॉक्टर है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि डॉक्टर अपने अंदर के जो उनके कैरेक्टर है, मैं बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं, ध्यान से देखिए, ये होता है हमेशा जी, अपना जो कैरेक्टर है उनका कैरेक्टर, उस पर भी आत्ममंथन करें कि वो लड़की की सुरक्षा बाहर निकलने पर भंग नहीं हुई है, अस्पताल के अंदर समय इतनी इजाजत दे रहा